तो मेरे बेटा मेरे पास ना डाउट्स आए हैं बड़े अच्छे अच्छे। मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई लास्ट डे है, जो भी डाउट भेज दो भेज दो। तो डाउट्स आए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला डाउट है ये, इस वाले का तो मुझे याद भी है, ये खुशी वाधवा का भेजा हुआ डाउट है। इसमें कह रहे हैं कि बेटा एक चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया गया एक वायर पर, सेमी सर्कुलर लूप पर, यूनिफॉर्मली। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। चार्ज क्यू को आर रेडियस के वायर पर स्प्रेड किया गया, सेंटर पर फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सबसे पहले यही करा रहा हूं आज, मेनली आप लोगों के डाउट्स ही हैं, थ्योरी तो ऑलमोस्ट सब निपट चुकी है, तो वो डाउट बता रहा हूं मेरे बेटा। जहां पर हम सबसे पहले एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, गौर से देखिएगा, मैंने यहां से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट ले लिया। थीटा यहां से मेजर करो या यहां से मेजर करो, आंसर लास्ट में एक ही आएगा। तो मैं यहां से मेजर कर दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि रेक्टिफिकेशन से बाहर आ जाओ। फिर उसके बराबर में एक छोटा सा नेग्लेजिबल सा एंगल ले लिया डी का। ये एलिमेंट, छोटा सा जो एलिमेंट है, इसका चार्ज है डी क्यू। अब तुमसे कोई पूछे इस डी क्यू की वैल्यू क्या है, तो जवाब है क्यू अपॉन पाई डी थीटा। ये कैसे आया, ओरली सुन ले। मुझे बता, पूरा वायर कितने एंगल का था, पाई। पाई एंगल के वायर पर क्यू चार्ज है, यूनिटरी मेथड। जब एक पाई एंगल के वायर पर क्यू चार्ज है, तो डी थीटा एंगल की आर्क, जो आर्क डी थीटा के सामने है, उस पर कितना चार्ज होगा। तो ओरली करो बेटा। पाई एंगल के वायर पर है क्यू चार्ज, यूनिट एंगल पर हो गया क्यू अपॉन पाई चार्ज, तो डी थीटा एंगल के सामने हो गया क्यू अपॉन पाई डी थीटा चार्ज। तो ये हो गया डी क्यू। इस डी क्यू ने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। डीई की वैल्यू क्या है, डीई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू है क्यू अपॉन पाई डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान से दुख करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू की जगह डी क्यू रखूंगा क्योंकि डी क्यू का बनाया फील्ड है, और डी क्यू की वैल्यू क्यू अपॉन पाई डी थीटा रखूंगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस एलिमेंट। अच्छा, अब एक बात बताओ, यदि यहां कोई एलिमेंट है तो यहां भी कोई ना कोई जरूर एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। जितना एलिमेंट यहां भी कोई ना कोई होगा। जितना फील्ड ये बनाएगा उतना ही फील्ड ये भी बनाएगा। जो एंगल यहां है वही एंगल यहां। मैंने इसका सिमेट्रिकल पॉइंट ले लिया, ये डी बनाएगा, ये भी डी बनाएगा। अब इनके कंपोनेंट्स कर दो बेटा। थीटा का वर्टिकली अपोजिट थीटा, इस थीटा का वर्टिकली अपोजिट थीटा। ये थीटा इसके बराबर, ये इसके बराबर। डी के दो कंपोनेंट हो गए, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। इधर डी के दो कंपोनेंट हो गए, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। आप समझ गए कि ये जो दोनों है, इस तरह के बहुत डेरिवेशन करे हुए हैं, न्यूमेरिकल करे हुए हैं कि डी कॉस थीटा कैंसिल, लिख भी नहीं रहा, और डी साइन थीटा ऐड हो गए। तो मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कई बच्चे कहेंगे डी साइन थीटा इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डी साइन थीटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2D साइन थीटा। मेरे बेटा दो एलिमेंट ने बनाया है 2D साइन थीटा, लेकिन एलिमेंट तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। यानी पूरे जीरो एंगल से 180 डिग्री तक लाखों करोड़ों एलिमेंट होंगे, जीरो से पाई तक। भाई ये एलिमेंट थीटा एंगल पर है। कोई एलिमेंट थीटा से कम पे भी होगा, कोई थीटा से ज्यादा भी होगा, कोई यहां भी होगा, कोई यहां भी होगा। तो जीरो से पाई तक बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ऐसे में इंटीग्रेट करा जाता है, यानी कि इंटीग्रल डी साइन थीटा, बजाय ये लिखने के 2D साइन थीटा,
क्योंकि ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट का सम ही इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रल डी साइन थीटा, जहां थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक है, क्योंकि एलिमेंट 0 से लेकर 180 डिग्री तक सारे में है। अब आपका काम रह गया डी की वैल्यू रखो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू रखो, ये रखो, कांस्टेंट पहले ही बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्यू बाहर, ये पाई आर स्क्वायर बाहर, तो पाई आर स्क्वायर बाहर, सब बाहर चला गया, रह जाएगा यहां से तो डी थीटा और यहां से साइन थीटा। एक बार अपने हाथ से करके देख लेना, बस ये रहेगा 0 से पाई। आ गया समझ में? अब ये क्या हुआ बेटा, 1/4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। इंटीग्रल साइन थीटा, तो जवाब है माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई, ओरली कर लो, कॉस पाई माइनस कॉस 0, यानी -1 -1 -2 हो गया। -2 यदि इसकी वैल्यू हो गई तो माइनस से माइनस कट गया, और 2 से ये 4 कट गया। यही आपका आंसर है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे ने, उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप में बताना है। मुझे मालूम है ये कट गए हैं आमने सामने वाले, सिर्फ ये बचे हैं। तो जब ये बचे हैं तो इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप, वाई एक्सिस के अपोजिट। और जो निगेटिव वाई के अलोंग होता है उसमें माइनस जे कैप लगाते हैं। तो यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ई वेक्टर होगा Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तुम नोटिस करो, मैंने इसके ऊपर कहीं वेक्टर का साइन नहीं लगाया, क्योंकि इट वाज द मैग्नीट्यूड। अब यहां डायरेक्शन मेंशन हो गई माइनस जे कैप, तो मैंने ई वेक्टर लगा दिया। तो एक तो ये डाउट था, कंप्लीट हुआ। अगला डाउट, और आप लोग भी भेज सकते हो, यदि आपको, मैं रोज एक ही बात कह रहा हूं, जितने रब कर रहा हूं कि बेटा स्कूल में कई बार अलग न्यूमेरिकल दे देते हैं, या कोई और किसी बुक से कर रहा है और उसमें करते करते डाउट आ जाए, भेजो मेरे पास, मैं करवाने को मना थोड़ी कर रहा हूँ। इसीलिए तो वीडियो भेज भेज के समय बचाता हूँ, जिससे डाउट को और न्यूमेरिकल को ज्यादा समय मिले। और इसी तरह से वीडियो पढ़ने में भी यदि कोई कंफ्यूजन आए तो ये मत सोचना कि वीडियो में हो गया, आप क्लास में नहीं पूछ सकते। कंफ्यूजन आए तो मुझे बताओ, उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरा बेटा अगला डाउट है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर से बनाया एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर, गॉस कर्व में करा रखा है, और एक सिंपल स्फीयर सेम कैपेसिटी के हैं। इसकी रेडियस है 1.2 मीटर और इसकी पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच का गैप है 2 सेंटीमीटर। यदि ये दोनों बराबर कैपेसिटी के हैं तो बताओ इसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस क्या है। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन समझना, आंसर तो समझ लोगे, पहला टारगेट होता है क्वेश्चन समझना। These are two spherical capacitors, एक साधारण सिंगल स्फीयर का कैपेसिटर है, एक डबल स्फीयर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मतलब यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज तो इस पे निगेटिव चार्ज, पैरेलल प्लेट है। इनर और आउटर रेडियस बतानी है, बस मुझे दे रखा है दोनों के बीच का गैप 2 सेंटीमीटर है। एक बात बता, इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए, तुम्हारे को ये करवा रखे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पैरेलल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर गॉस कर्व में। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट याद कर लो यदि अभी याद नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, हमेशा बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस माइनस होगी। और इस स्फीयर का क्या होता है, इसका होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मुझे निकालना क्या है, ए और बी, यानी इनर रेडियस और आउटर रेडियस। सिंपल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर गया, बी माइनस ए है 2 सेंटीमीटर, भाई बड़ी रेडियस में से छोटे को माइनस करो तो क्या बचेगा 2 सेंटीमीटर, यानी 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। और इसकी रेडियस है 1.2,
तो इससे क्या होगा, ए बी की वैल्यू हो गई 1.2। अब यदि आप सीजीएस में करना चाहो तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लेना, एसआई में करना हो तो दोनों को मीटर में कर लेना। मैंने सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 1.2 इंटू 0.02। ये ए बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू क्या है, अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, बेटा बी माइनस ए तो 2 सेंटीमीटर था, तो बी माइनस ए था 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर। ये सेकंड इक्वेशन। अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, बी की जगह रख दो 1.2। कैलकुलेशन में जरा सी भी नहीं करना, 1.2 इंटू 0.02 अपॉन ए माइनस ए इज इक्वल टू 0.02। बी की वैल्यू रख दी। अब इस इक्वेशन में ए के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, आप सॉल्व करो, ए निकालो। जब ए आ जाए तो उसे फर्स्ट में रख दो और बी निकाल दो। ये आपका डाउट गया। अगला डाउट मेरे बेटा, अगला एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि बेटा एक पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप क्या होती है। पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट सेपरेशन पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या होती है। सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, प्लेन वगैरह वगैरह, और भी ऑप्शन दिए हुए थे, वो ऑप्शन मुझे नहीं पता, मैं बताऊं। प्लेन वेव फ्रंट। एक बात याद रखो, जितना छोटा स्फीयर होगा और जो बड़ा स्फीयर होगा उसका यदि हम एक थोड़ा सा हिस्सा काट के निकालें तो कर्वेचर, छोटे स्फीयर का कर्वेचर ज्यादा होता है और बड़े स्फीयर का कर्वेचर कम होता है। यानी कि ये जो मैं आपसे दोबारा बताऊं, ये स्मॉल स्फीयर है, ये बिग स्फीयर है, ये और बिग स्फीयर है, ये और बिग स्फीयर है। यदि हम इसमें, अभी आपको लग रहा है नॉर्मल कंसेंट्रिक स्फीयर, यदि मैं इतना हिस्सा मिटा दूं और अब आपको दिखाऊं तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। शुरू में कर्वेचर बहुत ज्यादा था, फिर कर्वेचर कुछ कम हुआ, फिर और कुछ कम हुआ, और ये तो ऑलमोस्ट आपको प्लेन ही लग रहा होगा, और जबकि अभी तो मैं थोड़ी दूर आया। यदि स्फीयर जितना बड़ा हो जाएगा उसका कर्वेचर उतना कम होता चला जाएगा। तो एक पॉइंट चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, और जब हम दूर जाते हैं तो स्फीयर बड़े होते चले जाते हैं, और इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले इतने बड़े स्फीयर होते हैं कि उनका कर्वेचर ऑलमोस्ट निल होता है और वो फ्लैट और प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करते हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट आपको लिखना पड़ेगा यदि पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पूछा जाए तो। ये डाउट भी हुआ। अगला डाउट, मेरे बेटा नेक्स्ट डाउट जो होता जा रहा है काटता जा रहा हूं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ बेटा, नेक्स्ट डाउट आपने पूछा है वो क्वार्क थ्योरी से रिलेटेड है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। आज सारे डाउट निपटा करके खत्म करना है, और जैसे ही बैच खत्म होगा जो वीडियो मैं आपको दोबारा से सेंड करूंगा, पहले से भेजी भी है, आप उन्हें तुरंत पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि कल के लेक्चर में वो काम आएंगी। यदि आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बाहर में जाने दो। जो वीडियो अब मैं कहूंगा उन्हें आपको जरूर देख करके आना है। प्लेलिस्ट इसीलिए हाइड कर दी, और होंगी सब पढ़ी भी, बस रिवाइज कर लेना फटाफट फटाफट 10-10 मिनट। मेरे बेटा अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू क्वार्क थ्योरी न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क सेपरेटेड at a distance 10⁻⁻15 मीटर फ्रॉम ईच अदर. What is the potential energy? मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं। पुरानी थ्योरी के हिसाब से एक थ्योरी थी क्वार्क थ्योरी। आपको पता है कि बेटा दुनिया में सारी चीजें बनी है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से, एटम्स बने हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से।
अब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं? तो वो बने हैं क्वार्क से, अकॉर्डिंग टू क्वार्क थ्योरी। कि भाई साफ सीधी सी बात है, दुनिया में पहले हम पता है हम लोग गलत साबित हुए हैं, हमेशा चीजें छोटी होती चली गई। डाल्टन ने कहा था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, और उसके कुछ ही समय बाद चैडविक ने पता लगाया कि एटम में तो न्यूट्रॉन है। रदरफोर्ड ने पता लगाया कि इसके अंदर प्रोटॉन है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रेशियो निकाला। कहने का मतलब हम लोग सोचते थे पहले एटम दुनिया में सबसे छोटा है, और पता चला कि एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम से भी छोटे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें पता चला कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी और छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिन्हें कहते हैं क्वार्क। दो तरह के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का सिंबल है ये, इसे कहते हैं अप क्वार्क, और इसका चार्ज होता है +2/3e। डाउन क्वार्क का सिंबल है ये, इसका चार्ज होता है -1/3e, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 होता है डाउन क्वार्क पर, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 लेकिन पॉजिटिव होता है अप क्वार्क पर। इसे बोलते हैं क्वार्क थ्योरी। क्वार्क थ्योरी तो यही इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। वो कह रहे हैं कि यदि मान लिया जाए कि एक न्यूट्रॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से, सॉरी, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से बना है, न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क हैं, एक दूसरे से 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस पर। देख, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल हो गया, एक अप क्वार्क +2/3, दो डाउन क्वार्क -2/3, तो एक अप और दो डाउन मिलकर के न्यूट्रल हो गया। तो वो कह रहे हैं कि मान लो ये है न्यूट्रॉन का कंपोजिशन। अब इससे भी मैं तुम्हें बताऊं, इसे रटना मत, इससे भी एडवांस थ्योरी आ चुकी है, युकावा थ्योरी। वो आगे चल के सिलेबस में आएगी जब आपका एटम्स चैप्टर आएगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अब इन्हें हटा के इनके चार्ज रख दो। पहला चार्ज +2/3e, दूसरा चार्ज -1/3e, तीसरा -1/3e। मेरे ख्याल में अब तो कोई भी इसकी एनर्जी निकाल लेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, पहले इस पेयर की एनर्जी 1/4πε0q1r², सॉरी r, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0q1r, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी। करवा रखे हैं बहुत न्यूमेरिकल, मल्टीप्लाई डिवीजन में मत घुसाओ मुझे। आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। यदि आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लेते हैं तो आपकी एनर्जी जूल्स में आएगी। और यदि बेटा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो। जूल वाले आंसर को 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी 10⁻6 से डिवाइड कर दो तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी MEV में आ जाती है। तो जहां ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने MEV में पूछी है, तो मैंने बता दिया पहले आप जूल में एनर्जी निकालो, डिवाइड यदि सिर्फ 1.6 × 10⁻⁻19 से करते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर। उसे 10⁻6 से फिर डिवाइड कर दो तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका डाउट गया। इसके बाद एक पूछा गया कि यदि दो चार्ज Q1 और Q2 R1 पोजीशन और R2 पोजीशन पर रखे हैं, सच दैट कि R1 और R2 यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सिर्फ इन दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो कई बच्चे कहेंगे ये तो बड़ा आसान है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दो चार्ज है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दोनों की डिस्टेंस
अब पहले की पोजीशन है R1, दूसरे की R2, तो मैं बीच की डिस्टेंस को R12 कह देता हूं। ये अधूरा आंसर है। यदि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर है। यदि ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर हैं तो इसमें कुछ और जुड़ेगा। मान ली भाई, तुम्हें मालूम है व्हेन वन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड। तो यदि मैं Q1 से Q2 की तरफ आऊंगा तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा। और जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो, कहीं भी हो सकता है, पोटेंशियल अलग अलग होगा, मुझे इससे मतलब है। तो मान लीजिए बेटा R1 पोजीशन का पोटेंशियल है VR1, R2 पोजीशन का पोटेंशियल है VR2। तो फिर Q1 चार्ज रखा हुआ है VR1 पोटेंशियल पे, Q2 चार्ज रखा हुआ है VR2 पोटेंशियल पर। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये फॉर्मूला है, ये है बेटा। तुम अच्छा एक बात बताओ, ये कई बच्चे कहते हैं ये आया कैसे? शुरुआती वीडियो याद करो, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? इनफाइनाइट से चार्जेस को लाने में किया गया वर्क। ये वाली एनर्जी थी दो चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन से R सेपरेशन तक लाने में किया गया वर्क। लेकिन यदि कहीं पोटेंशियल है, VR1 पोटेंशियल पे Q1 चार्ज आया इनफाइनाइट से, तो एक बात बता, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? अभी से भूल जा, ये तो दो चार्जेस की सेपरेशन इनफाइनाइट से घटा के R12 करने का वर्क है। अब मैं ये बात कर रहा हूं, एक बात बताओ बेटा, किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? 1 कूलम को इनफाइनाइट से लाने में किया गया वर्क। मान लो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट का पोटेंशियल VR1 है, तो यदि आप 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से VR1 तक लाओगे तो वर्क डन होगा VR1। तो 1 कूलम को लाने का वर्क है VR1, 2 कूलम को लाने का वर्क है तो 2VR1, 3 कूलम को लाने का वर्क है 3VR1। तो Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने का वर्क है QVR1। और इसी तरह से Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने का वर्क है Q2VR2। आप यदि पोटेंशियल ना होता तो ये आंसर छोड़ देते, दो चार्जेस की सेपरेशन रिड्यूस करने का वर्क। लेकिन यदि पोटेंशियल भी हो तो पहले चार्ज को लाने का एक्स्ट्रा वर्क, दूसरे चार्ज को लाने का एक्स्ट्रा वर्क, तीनों ऐड होंगे तब पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये डाउट भी गया? और कोई सा डाउट? हाँ, एक डेरिवेशन में पूछा गया है, वो वैसे तो गॉस थ्योरम के वीडियो में दिया हुआ था मैंने, लेकिन बता दे रहा हूं क्योंकि हमारा टाइम भी नहीं, तो जल्दी फ्री कर होके भी क्या फायदा। तो ये एक टॉपिक पूछा है, उसे बता देता हूं।